हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मुयू उस बवंडर वाले डंजन को जल्दी से जल्दी खत्म करने के मौज में उसे 10 मिनट से भी कम समय में खत्म कर लेता है, जिसकी वजह से शियाजिंग एकेडमी के पिछले हेड का छोड़ा हुआ सीक्रेट रेल्म खुल जाता है, जहां पर उनके अलग अलग लेवल के रूप आते हैं। तो उन सभी से लड़ने के लिए लिन मुयू अपने थेनाटो साइड के दो ताकतवर बंदों को बाहर बुलाता है और आखिरी वाले से वो खुद लड़ता है। जिन सब से लड़ने के बाद आखिर में उन हेड से कुछ नई पुरानी और चौंका देने वाली बातें करने के बाद कभी ना देखा गया हो वैसा इनाम और पहले कभी किसी को ना मिला हो वैसा काम मिलता है, जिसे लेकर लिन मुयू अपने मास्टर के पास चला आता है, जहां पर सारी बात सभी को बताता है और मिला हुआ इनाम दिखाता है। तो उसकी वजह से सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर लिन मोयू के कहे मुताबिक अब उसे ऊपर वाले रैम के बीच में जाना ही है, तो अब गॉड बाय लिन मोयू को उस टावर में जाने का जो चांस मिला था उसे इस्तेमाल करने का यही सही समय है, ये बताते हुए उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं और इस बार के टावर ट्रायल में भेज देते हैं, जहां पर कुछ पुराने चेहरे देखने को मिलते हैं और लिन मोयू को वहां पर देखकर सभी के सभी की हालत बिल्कुल एक जैसी ही होती है। लेकिन वहां मैंग आनवेन और गॉड बाय ने लिन मोयू की ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल अलग ही प्लान बनाकर रखा होता है, जिसमें वे उसे लड़ने आने वाले प्रोफेशन का पुतला बना देते हैं, जिनसे लड़ लड़ कर लिन मोयू को उनके प्रोफेशन के बारे में सीखना होता है। जहां पर सबसे पहले एक टाइडल मेज आता है और वो लड़ते लड़ते लिन मोयू पर अपने समंदर के लहर का वार करता है, जिसमें बहुत सारा पानी पूरी ताकत के साथ लिन मोयू की ओर आगे बढ़ता है, जिसके नीचे लिन मोयू ऐसे डूब जाता है कि वो दिखाई भी नहीं देता। तो वापस अपने पपेट को मारने पर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और थोड़े आश्चर्य से भरे खुशी वाले अंदाज में अपनी एनर्जी वापस लेते हुए पीछे जाता है और कहता है, मैं जीत गया। जिसके बाद कुछ ही पल में मरा हुआ पपेट वापस अपना लेवल बढ़ाकर आ जाता है और इस बार आते हुए लिन मोयू पहले से ही हाथ में स्टाफ के साथ आता है और कहता है, मैं अब बन गया हूँ लेवल। फिर लिन मोयू आगे कुछ भी बोले बिना तुरंत अपनी एनर्जी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तो सामने मौजूद पपेट को लड़ने के लिए तैयार होता हुआ देखकर वो टाइडल मेज भी सीरियस फेस में आ जाता है। वहाँ लिन मोयू वापस पूरे रूप में आते ही बिना राह देखे तुरंत अपना स्टाफ वाला हाथ आगे करता है और सीरियस चेहरे में एनर्जी एक्टिवेट करते हुए पूरी ताकत से हमला कर देता है। तो उसकी वजह से उस टाइडल मेज पर सीधा सीधा कोई हमला जाने के बजाय उसके नीचे मौजूद पूरी जमीन हिलने लगती है, जिसके अंदर से कोई पानी का बहुत बड़ा झरना बह रहा हो वैसी आवाजें आने लगती है। तो उसकी वजह से वो लड़का भी बहुत बड़े सवाल में पड़ जाता है और कहता है, 32 टाइडल मेज और नीचे से। जिसके अगले ही पल वहां पर दिखाई देता है कि जिस जगह पर वो टाइडल मेज खड़ा था उसके नीचे से बूम की आवाज के साथ बहुत बड़ा एनर्जी से भरा हुआ पानी के फव्वारे का हमला उस पर पड़ने लगता है। तो ये देखकर वो टाइडल मेज पहले तो अपनी जगह से इतनी जल्दी जंप लगाता है कि वुश के आवाज के साथ वो हवा में उड़ जाता है और कहता है, ये मेरा लड़ने का तरीका नहीं है। फिर वो टाइडल मेज अपनी स्टाफ को हेलीकॉप्टर की तरह गोल गोल घुमाता है, तो उसकी वजह से हवा का प्रेशर बनता है और वो धीरे धीरे करके वापस नीचे आने लगता है, जबकि सामने मौजूद लिन मोयू वापस अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। तो उसकी ओर देखते हुए टाइडल मेज कहता है, बिल्कुल जैसा सेंसिया टावर के ट्रायल के बारे में सोचा था, इस पपेट की सीखने की शक्ति बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये अभी से मुझसे भी बेहतर बनना शुरू हो गया है। और वहाँ लिन मोयू अपनी एनर्जी के साथ अगला हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो नोटिफिकेशन में दिखता है कि वो भी अब रेजिंग टाइड का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको देखकर वो टाइडल में समझ जाता है कि क्या होने वाला है। तो कहता है, ये तो, अरे नहीं। जिसके बाद उस हवा में मौजूद टाइडल मेज की ओर लिन मोयू का रेजिंग टाइड समंदर में उठने वाली गुर्राती हुई लहर की तरह सामने से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो जाकर बुम की आवाज के साथ उस टाइडल मेज से ऐसे टकराती है जैसे किसी वेल ने टक्कर मार दी हो, जिसकी वजह से उस टाइडल मेज को अपना भविष्य साफ साफ दिखने लगता है और कहता है, अब तो सब कुछ खत्म। जिसके बाद छप छप करती हुई पानी की लहर उस टाइडल मेज को ऐसे डुबा देती है जैसे तूफानों से भरे समंदर के बीच में मौजूद वो एक छोटी सी छेद वाली नाव हो।
जिसकी वजह से अगले ही पल वो टाइडल मेज फ्लैश की आवाज के साथ ब्लू एनर्जी से सही सलामत कहीं किसी बबल के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। फिर जैसे ही वो अपने होश में लौट आता है और अपने आप को उस जगह से दूर प्रोटेक्शन के अंदर पाता है, तो पसीने के साथ टेंशन वाले चेहरे में कहता है, मैं हार गया।" जबकि वह इतनी देर हारने के बाद अब जाकर उस टाइडल मैच को खत्म करने में कामयाब हुआ लिन मोयू खड़ा खड़ा अपने इस पहले राउंड के बारे में सोचते हुए कहता है, इस इंसान से लड़ने पर मुझे टाइडल मैच की ट्रेट और लड़ने की टैक्टिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिली है, और शायद इसे ही स्किल मास्टर करना कहते होगे, जो बात मुझे मास्टर ने बताई थी। फिर कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगला प्रोफेशन कौन सा आने वाला है। तभी वहाँ बाहर मौजूद लोगों के आगे टावर की ओर से मैंग आनवेन की आवाज आती है, तो सभी लोग ध्यान देकर उसे सुनने लगते हैं। मैंग आनवेन कहते हैं, अगला है चिंग फेंग एकेडमी से शाओंग शाओयान। तो इतना सुनते ही वहां पर मौजूद एक लावा की तरह लाल कपड़ों वाली लड़की आगे टावर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, और उसके ऊपर टेलीपोर्टेशन की लाइट आने के साथ नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये शाओंग शाओयान भी एक लेवल 45 मेज है, जिसका प्रोफेशन एक टेम्पेस्ट मेज है, यानी आंधी तूफान की जादूगर, जो अब उस टाइडल मेज के बाद अपना नंबर आने पर तुरंत टेलीपोर्ट होकर अंदर टावर में लड़ने के लिए पहुंच जाती है। तो उस लड़की के आते ही सामने मौजूद लिन मोयू भी बिल्कुल उस लड़की की तरह ही बन जाता है, लेकिन वापस उसका लेवल बहुत नीचे से शुरू होता है। तो जैसे ही उस लड़की को अंदर अपने जैसी कठपुतली मौजूद दिखाई देती है, तो उसकी ओर देखकर वो अपना टास्क समझ जाती है और कहती है, तो ट्रायल एक पपेट से लड़ने का है। इतना कहकर तुरंत दांत कसते हुए अपनी स्टाफ ऊपर उठाती है और हाथ में हरी एनर्जी घुमाने लगती है, तो नोटिफिकेशन आती है कि ये हवा की ब्लेड है, जिसके अगले ही पल उसके हाथ में मौजूद स्टाफ की तरह ही आधे चांद जैसे दिखने वाले हवा से बने हमले वुश के साथ हवा को काटते हुए एक साथ कई सारी ब्लेड बनकर आगे बढ़ने लगते हैं, जो जिप जिप करते हुए कठपुतली बनकर निहत्ते खड़े लो लेवल के लिन मोयू पर पड़ते हैं। तो वो बिना ज्यादा मुकाबला किए तुरंत ही मारा जाता है, और ऐसा नजारा देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और स्माइल के साथ अपने अगले हमले की तैयारी करते हुए उस कठपुतली की ताकत पर कहती है, ये पपेट तो कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद फ्लैश की आवाज के साथ वो लड़की अपना सिर पकड़ती हुई आंखें बंद करके ब्लू लाइट में उस टाइडल मेज के पास टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। तो उसको आता हुआ देखकर वो टाइडल मेज भी थोड़ा सा चौंक कर देखने लगता है। वो लड़की कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैं असल में एक पपेट से हार गई। तो सामने वो टाइडल मेज अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोनों हाथ क्रॉस करके उस लड़की की ओर देखता है और सवाल उठाकर कहता है, तुम कौन से लेवल तक पहुंच पाई? तो वो लड़की थोड़े शर्म से भरे एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है, कहती है, लेवल 32। यानी ये भी उस लड़के की तरह ही लेवल 45 पर होने के बावजूद भी लेवल 32 पर ही बाहर हो गई। तो उस लड़की का जवाब सुनने के बाद उस लड़के को थोड़ी सी शांति का अनुभव होता है कि इस बेइज्जती में वो अकेला नहीं है। तो गहरी सांस छोड़ते हुए एक हाथ से अपने सीने को सहलाता है और मन में कहता है, ऐसा लगता है कि तकलीफ मुझ में नहीं है। और वो लड़की अभी भी उसी अंदाज में सिर खुजाकर कहती है, उस पपेट की सीखने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी थोड़ी ही देर में उस लड़के और लड़की के आगे वापस एक और प्रोफेशन हारने पर टेलीपोर्ट होकर आता हुआ दिखाई देने लगता है। तो सामने हार कर आने वाले प्रोफेशन की ओर देखकर उस लड़की की आंखें चौड़ी हो जाती है और तुरंत कहती है, मैं उसे जानती हूँ, वो एक लेवल 46 इन्फर्नो यानी पाताल का मेज है। जिसके उन दोनों के पास आकर खड़े रहने के बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि तीनों एक दूसरे की हालत को महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ कह नहीं सकता, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है। फिर जैसे जैसे वहाँ पर मौजूद लोग सामने मैदान में आए हुए नए तलवार और ढाल वाले प्रोफेशन के साथ कठपुतली को लड़ता हुआ देखते हैं, तो सबसे पहले वाला लड़का दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते हुए बाकी दोनों को कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने इस बात को नोटिस किया या नहीं, लेकिन उस जंप लगाकर हमला करने की कोशिश करते हुए पपेट ने हम दोनों के प्रोफेशन के ट्रेड को
एक साथ मिलाकर सम्मिलित कर लिया है। और इसको देखकर मेरे अंदर एक बहुत ही मजबूत वाला अनुमान आ रहा है। तो उस लड़के की बात सुनकर आखिर में आया हुआ वो पाताल वाला मेज उसकी ओर देखते हुए सवाल पूछकर कहता है, क्या है तुम्हारा अनुमान? तो वो लड़का अपना अनुमान बताने से पहले उसके पीछे की वजह बताता हुआ कहता है, मैंने सुना है कि गॉड लेवल के पावर हाउस ना सिर्फ अपने प्रोफेशन के रास्ते को अच्छे से अपने अंदर उतारते हैं, बल्कि बाकी सभी प्रोफेशन पर भी मास्टरी हासिल करते हैं। फिर एक हाथ सिर पर रखकर आंखें बंद करके अपना अनुमान बताता है। कहता है, मुझे डर है कि हम सभी डिवाइन जनरल लिन की तलवार जैसी स्किल की धार निकालने के लिए भीगे हुए पत्थर की तरह इस्तेमाल कर दिए गए हैं। तो ये बात सुनकर उस लड़की की डिम लाइट में भी रोशनी होने लगती है और आश्चर्य में बड़ी सी आंखें खोलकर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो पपेट असल में डिवाइन जनरल लीन है? तब तो फिर सेंशिया टावर का इस बार का ट्रायल तो असल में। लेकिन अगले ही पल उन लोगों की बातें सुनकर तुरंत मैंग आनवेन का मैसेज आता है, जो कहते हैं, तुम तीनों काफी समझदार हो, लेकिन ये सच बाहर मौजूद लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तो अब अपना सोचा हुआ अनुमान सच निकलने पर वहां मौजूद तीनों के तीनों तुरंत चुप हो जाते हैं और बिल्कुल अकड़कर अपनी जगह पर चिपक जाते हैं। फिर वहां लड़ाई के मैदान में लिनमुई के सामने मौजूद प्रोफेशन अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सामने मौजूद कठपुतली को हराने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, जिसमें कभी ताकतवर और मजबूत तलवार और ढाल वाला आता है, तो कभी लिनमुई से लड़ने के लिए चोर की तरह चालाक, किलर की तरह बेरहम और सांप की तरह लचीला शैडो असैसिन आता है। जिसके बाद कहीं पर बीच में दूर से ही निशाना लगाकर अपने दुश्मन को ढेर करने वाली बिजली की तरह तेज तीरों से भरी हुई एक तीरंदाज लड़की आती है, तो कभी पूरा बिजली से भरा हुआ और दुश्मनों को एक ही झटके में जलाकर खत्म करने वाला लाइटनिंग मेज लिनमुई से लड़ने आता है। और लिनमुई उन सभी अलग अलग प्रोफेशन का रूप लेकर उन सभी से कम लेवल में शुरू करके हो सके उतनी जल्दी उन सभी को खत्म करने के रास्ते निकालते हुए उसे जो ज्ञान होता है उसके बारे में सोचते हुए आंखें बंद करके कहता है, इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन से लड़ाई ने मेरी उन सभी प्रोफेशन के बारे में जानकारी को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। और इन सभी से एक बात तो साफ साफ क्लियर हो गई है कि कोई भी प्रोफेशन परफेक्ट नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोफेशन कितना ताकतवर है, उन सभी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। फिर अपने स्केलेटन के बारे में सोचकर आगे कहता है, यहाँ तक कि मेरे नेक्रोमेंसर प्रोफेशन और नेक्रोमेंसर सम्राट प्रोफेशन के अंदर भी कुछ कमियां हैं। इतना कहकर तुरंत लिनमुई डिटर्मिनेशन के साथ अपनी आंखें खोलता है और अपना विचार पेश करता हुआ आगे कहता है, जबकि कोई भी प्रोफेशन परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर एक इंसान अपने गोल की ओर आगे बढ़ने के लिए हमेशा कदम आगे बढ़ा सकता है। और यही है गॉड लेवल पावर हाउस बनने की नींव। तभी वहां बगीचे में मौजूद तीनों लोग सामने मौजूद स्क्रीन में लिनमुई की लड़ाई देखते हुए एक दूसरे को उंगली करते रहते हैं। गॉड बाय कहते हैं, नॉट बैड नॉट बैड, वो भूतकाल के सन की यान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तो सामने अपने सन की मास्टर भी उन्हीं का तीर उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहते हैं, वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो मैंग आनवेन आराम से अपने चाय का कप उठाते हैं और चुस्की लगाते हुए कहते हैं, जब तक वो सभी प्रोफेशन के ट्रेड समझने में कामयाब हो जाता है, तब तक शेंशिया टावर का ये ट्रायल कामयाब माना जाएगा। फिर कहते हैं, चलो उसे अगले 10 दिनों तक अपने आप में मजे करने देते हैं। जिसके बाद सीन सीधा चेंज होकर 10 दिनों के बाद उस टावर के बाहर मौजूद लोगों के पास आकर रुकता है, जहां पर बीच में से कोई कहता है, अब तो पूरे 10 दिन भी बीत चुके हैं। वहां पर एक तरफ एक लड़का और लड़की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से लड़का कहता है, अभी तक उन सभी में से कोई एक भी बाहर क्यों नहीं आया? तो लड़की कहती है, आखिरकार वहां पर टावर के अंदर चल क्या रहा है? तभी अचानक वहां उस टावर के आगे बहुत सारी तेज रोशनी आने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी आंखें बचाने की कोशिश करते हैं। जिस लाइट के साथ साथ फ्लैश और स्विश जैसी आवाजें आती है, जिसके अगले ही पल नीली लाइट के अंदर टेलीपोर्ट होकर बाहर आता हुआ लिनमुई दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर कोई कहता है, वहां पर देखो,
डिवाइन जनरल लिन बाहर आ गए हैं। तो कोई और पूछता है, लेकिन बाकी सभी कहाँ पर है? तो अगले ही पल वापस उसी फ्लैश और स्वूश के साथ एक के पीछे एक कई सारे लोग नीली लाइट के नीचे टेलीपोर्ट होकर बाहर आने लगते हैं। तो उन्हें देखकर कोई कहता है, वे भी बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही गौर से देखते हैं तो उन सभी बाहर निकले हुए लोगों के चेहरे बिल्कुल लटके हुए दिखाई देते हैं। तो उन सब की ओर देखकर सभी को सवाल उठने लगते हैं। कहते हैं, उन सभी के हाव भाव बहुत ही अजीब से दिखाई दे रहे हैं। वहां टावर के अंदर आखिरकार ऐसा तो क्या हुआ है? वहां लिन मोयू टावर में से बाहर निकलते ही सबसे पहले जाकर अपने गॉड बाय से मिलता है, जो लिन मोयू को आता हुआ देखते हैं तो पीछे मुड़कर कहते हैं, शाद बंदा लौट आया, बहुत अच्छा काम किया। तो गॉड बाय की बातें सुनकर लिन मोयू अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और वहां जो कुछ एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में महसूस करके बताता है। कहता है, वहां पर मुझे बहुत कुछ मिला है और यहाँ तक कि मेरा दुनिया की ओर देखने का नजरिया भी बदल गया है। अगर मैं अपनी स्केलेटन की आर्मी पर वहां सीखे हुए लड़ाई के तरीके इस्तेमाल करता हूँ तो शायद मेरी अनडेड आर्मी और भी ज्यादा आगे इम्प्रूव हो सकती है। तो लिन मोयू की बात सुनकर गॉड बाय लिन मोयू के कंधे पर हाथ रखते हैं और तसल्ली देते हुए कहते हैं, तुम्हारे अभी के हालात और मेरी तैयारियों को देखते हुए तुम मेरे और यान फेंगी के लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो पाओगे। लेकिन अगर लक्ष्य सुपर गॉड लेवल तक पहुंचने का है तो अभी तक ये काफी नहीं है। तो अब अपने मास्टर के मुंह से ऐसी बात सुनते ही लिन मोयू तुरंत सीरियस अंदाज में आ जाता है और जवाब देता हुआ कहता है, मैं उसके लिए काम करता रहूंगा। जिसके बाद लिन मोयू वापस लौटकर उस टावर के बाहर मौजूद अपने पुराने जाने पहचाने लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। तो लिन मोयू को आता हुआ देखकर तुरंत अपनी शियाशुए उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ती है और अपने उसी मजाक वाले नाम से सत्कार करती हुई कहती है, इडियट लिन। तो लिन मोयू वहां पहुंचते ही वापस अपने कम शब्दों वाले अंदाज में कहता है, कई दिनों बाद मिले। तो लिन मोयू की बात सुनकर शियाशुए तुरंत थोड़े सवाल वाले अंदाज में हकीकत से रूबरू कराती हुई एक मुक्का ऊपर करके कहती है, अभी तक सिर्फ कुछ समय ही बीता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इतने ताकतवर बन जाओगे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रही। तभी शियाशुए की बात का समर्थन करते हुए अपना तलवारबाज एक हाथ लिन मोयू की ओर करता है और कहता है, हाँ, हमने साथ में ही एग्जाम दी है और वो भी कुछ ही समय पहले। तो लिन मोयू सामने नम्रता से कहता है, ये सब बस एक इत्तेफाक था। तो सामने खड़ी लड़की कहती है, हम आखिरी बार मिले थे तब से अब तक सिर्फ आधा साल ही बीता है और तुम ऑलरेडी गॉड भी बन गए हो। तभी हमें कहीं पर अपनी राजकुमारी देखने को मिलती है, जो कुछ लोगों से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी है। जिस रौब से भरी हुई चमकती राजकुमारी की ओर देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़े जा रहे हैं। कोई लड़का कहता है, वाओ, क्या यही है राजकुमारी डोंगफेंग याओ? वहां पर दिखाई देता है कि वो राजकुमारी वहां टावर के आगे बातें कर रहे लिन मोयू के पास आई है और वहां आकर वापस अपने उसी शाही अंदाज में सर झुकाते हुए लिन मोयू को कहती है, डोंगफेंग याओ जनरल लिन से मिलने आई है। तो ये सुनकर लिन मोयू का ध्यान उसकी ओर जाता है और तुरंत अपनी बातों में से बाहर निकलकर राजकुमारी की ओर मुड़ता है और पूछता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तो लिन मोयू की बात पर राजकुमारी स्ट्रेट चेहरा बनाकर कहती है, आखिरी बार मुझे डंजन के अंदर मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो मैंने तैयार कर लिया है, तो तुम कब फ्री हो? लेकिन अपना भाई तो बड़े काम करने के लिए समय निकालता नहीं है, बल्कि तुरंत ही कर लेता है। इसीलिए राजकुमारी को जवाब में कहता है, तो फिर चलो अभी करते हैं। और मन में कहता है, अभी बिल्कुल सही समय है कि ड्रैगन किंग के महल, दूसरे डंजन, एंशियंट रोग और एंशियंट अर्थ ड्रैगन टाइप के बारे में जानकारी ली जाए। और लिन मोयू का जवाब सुनकर राजकुमारी तुरंत अकड़े हुए चेहरे में से सीधा स्माइल वाले चेहरे में आ जाती है और एक हाथ सीने पर रखते हुए आंखें बंद करके कहती है, ठीक है, तो फिर मैं जनरल लिन को जाने के लिए रास्ता दिखाऊंगी। इतना कहने के बाद लिन मोयू और राजकुमारी वहां से जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनको जाता हुआ देखकर पीछे खड़ी अपनी शियाशुए राजकुमारी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो लाल गाल के साथ एक नजर उसकी ओर देखती रहती है। कहती है, क्या वो प्रिंसेस याओ है? वो कितनी खूबसूरत है। तो उसके पीछे से दूसरी वाली लड़की तुरंत आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। तभी वहां लिन मोयू और राजकुमारी
टेलीपोर्ट होकर सीधे उसी शाही लेखागर में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर राजकुमारी वापस अपने राजघराने की बड़ाई मारती हुई कहती है, यही है वो सीक्रेट लाइब्रेरी जो मेरा राजघराना मैनेज करता है। यहाँ पर मौजूद कई सारी किताबें तो ऐसी है जिन्हें जनरल लिन के मास्टर ने भी नहीं पढ़ी है। फिर राजकुमारी लिन मोयू की ओर मुड़कर एक हाथ आगे की ओर करती है और स्माइल के साथ कहती है, जनरल लिन, आप यहाँ पर जो भी देखेंगे कृपा करके उसे सभी से छुपा कर रखना, अपने मास्टर से भी। तो लिन मोयू भी सामने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ठीक है। फिर राजकुमारी अंदर जाने से पहले दरवाजे के आगे उल्टी होकर खड़ी हो जाती है और वापस हाथ ऊपर करती हुई कहती है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिखाने के अलावा मैं तुम्हारे साथ एक और सौदा करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर लिन मोयू दोनों हाथ जेब में डालकर आराम से खड़ा हो जाता है और कहता है, और क्या है वो? तो अब जाकर राजकुमारी अपना असली इरादा बताना शुरू करती है। कहती है, हमारे शाही परिवार के पास एक लेवल 45 डंजन है, लेकिन उसमें सिर्फ नॉर्मल और नाइटमेयर डिफिकल्टी ही है। हमने कई बार कोशिश की है, लेकिन हम उसकी डिफिकल्टी अपग्रेड करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो राजकुमारी की बात सुनकर लिन मोयू मन में कहता है, एक लेवल 45 डंजन ट्राई करने के लायक तो है। और राजकुमारी को कहता है, मुझे देखने दो पहले। तो अब जबकि लिन मोयू डंजन देखने के लिए तैयार हुआ है, तो राजकुमारी की आशा की किरण जागते हुए तुरंत चमकती हुई आगे आकर हाथ ऊपर करती है और कहती है, बहुत अच्छा, तुम बस मुझे बता देना तुम्हें जो भी चाहिए वो। जिसके बाद राजकुमारी अपना सिर पीछे करती है और आवाज लगाकर किसी को कहती है, ग्रैंडपा ली, ये मैं हूँ, दरवाजा खोलना प्लीज। तो जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से बहती हुई तेज हवा और कड़कड़ाती बिजली के साथ कई सारा धुआं बाहर निकलने लगता है। जिस सरसराती हवा के बीच में लिन मोयू डंजन का माहौल देखने के लिए राजकुमारी के साथ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद जैसे ही अंदर पहुंचने आते हैं तो आखिर में एक और बार सरसराता हुआ हवा का तेज झोंका एक बहुत बड़ी रोशनी के साथ आता है। और फिर जैसे ही वहां का नज़ारा क्लियर होता है तो उस अंधेरी जगह के बीच में मौजूद एक बड़ा सा कड़कड़ाती बिजली की तरह चमकता हुआ गेट दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो बिजली के तत्व का डंजन निकला। और यहाँ इस जगह पर तत्व वाला डंजन देखकर खुद लिन मोयू भी बहुत बड़े अचंभे में पड़ जाता है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता हुआ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये शाही परिवार के कब्जे में होगा। तो अब जैसे ही लिन मोयू को एलिमेंटल डंजन मिल जाता है तो तुरंत राजकुमारी की ओर मुड़कर अपनी ओर से सौदा रखते हुए कहता है, मेरी मांग बहुत ही सीधी सी है, अगर डंजन अपग्रेड हो जाता है तो मैं उसमें और कुछ देर खेलना चाहता हूँ, और जब तक मेरा खेलना खत्म नहीं हो जाता तब तक और किसी को भी डंजन में जाने ना दिया जाए। तो लिन मोयू इतनी आसानी से डंजन अपग्रेड करने के लिए मान जाता है और ऊपर से इनाम के तौर पर इतनी आसान चीज मांग लेता है। तो ये जानकर राजकुमारी भी थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, बस इतना ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी वहां राजकुमारी के पीछे से जोरों से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कहती है, नहीं। वहां पीछे बिल्कुल राजकुमारी के जैसे ही बालों वाला एक कोट पहना हुआ लड़का आता है जो कि राजकुमारी का दूसरा भाई डोंग फेंग शुंग है। वो गुस्से में हाथ ऊपर करके चिल्लाते हुए कहता है, कब से हमारे शाही घराने के डंजन के बारे में नियम बनाना किसी बाहर वाले के हाथ में पहुंच गया है। तो उस राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी तुरंत उसकी ओर मुड़ती है। वो राजकुमार आगे कहता है, कहाँ से ये एरा गैरा चला आया यहाँ पर कुछ भी बकवास करने के लिए? याओ याओ, तुम कब से ऐसे आवारा लड़कों के साथ घूमने लगी हो? तो उस राजकुमार के मुंह से अपने बारे में ऐसी घटिया बातें सुनकर लिन मोयू हवा के झोंके के साथ अपना हाथ आत्मा वाली फायर में ऊपर उठाता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के साइलेंटली उस राजकुमार की ओर देखने लगता है। तो ऐसा नजारा देखकर वो राजकुमारी समझ जाती है कि आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह से डर के मारे तुरंत लिन मोयू की ओर मुड़ती है और मना करते हुए कहती है, नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन अपना भाई किसी के भी कहने पर आज तक रुका है क्या? वो सीधा उस आत्मा वाली आग को हवा की तरह लहराती हुई उस राजकुमार के ऊपर भेज देता है, जिसकी वजह से उस राजकुमार के सर में इतना सारा दर्द महसूस होने लगता है कि वो तुरंत अपना सिर पकड़कर धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द के मारे चिल्लाकर कहता है, हाँ, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। तो इतना भयानक नजारा देखकर राजकुमारी कुछ भी नहीं बोल पाती और डर के मारे काले पड़े हुए चेहरे के साथ
पसीना पसीना होती हुई चुपचाप देखती ही रहती है कि तभी अचानक पीछे से कई सारे लोगों के आते हुए पैरों की आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक ही तरह के आर्मर वाले कई सारे लोग आते हैं। और उनमें से आगे वाला चिल्लाता है, कौन राजकुमार को चोट पहुंचा रहा है? इतना कहकर दर्द दर्द करते पैरों के साथ आते हुए लोग सामने का नजारा देखकर गुस्से में दांत कसने लगते हैं और अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए और भी मजबूती से अपने पैर गड़ाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तो उन लोगों को पास आता हुआ देखकर राजकुमारी तुरंत वापस अपने होश में लौट आती है और उन सभी को यहाँ पर आने से रोकने के लिए खराब वाले चेहरे में चिल्लाकर कहती है, रुक जाओ वहीं पर, क्या तुम सभी यहाँ पर मरना चाहते हो? भागो यहाँ से। लेकिन वहां सामने लिन मोयू उन सभी लोगों से निपटने के लिए अपना एक हाथ ऊपर उठाता है, जिसमें जमीन चीरने की आवाज के साथ कई सारी नुकीली हड्डियां बाहर निकलती है। और जैसे ही लिन मोयू उन्हें सामने से आगे बढ़ रहे लोगों की ओर भेजता है, तो जैसे उबले हुए आलू में चाकू घुस जाता है, बिल्कुल वैसे ही नुकीली हड्डियां उन सभी की डाल में खुप खुप करती हुई आर पार होकर उनके चेहरे के बिल्कुल नजदीक जाकर रुकती है, जिसे देखकर उन सभी को अपनी मौत तुरंत नजर आ जाती है। तो काले पड़े चेहरे में पसीना पसीना होकर देखते रहते हैं और बिल्कुल उनकी जितनी ही खराब हालत में यहाँ पर खड़ी खड़ी राजकुमारी भी बड़ी सी आंखें और मुंह खोलकर देखती हुई मन में कहती है, ये लड़का कितना डरावना है, कभी भी उसको उकसाने की कोशिश नहीं करूंगी वापस। लेकिन तभी वहां मार खाने के बावजूद भी अभी तक होश में नहीं लौटा राजकुमार खराब चेहरे में सांसें छोड़ता हुआ दांत कस कर लिन मोयू की ओर देखता है और कहता है, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तो अब जबकि वो राजकुमार अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, तो वापस लिन मोयू उसकी खातिरदारी करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है। लेकिन तभी वह उस गेट के ऊपर कुछ लोग उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से कोई एक गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने महल के खुफिया जगह में आकर राजकुमार पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तो अब वापस उन सभी की भी हालत उन पहले वाले सिपाही फिर उस राजकुमार की तरह ना हो जाए, इसलिए राजकुमारी वापस बीच में आ जाती है और एक हाथ ऊपर करके जोर से कहती है, अंकल लियू, ये एक गलतफहमी है, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन उन लोगों के आते ही लिन मोयू उनकी ओर देखता है और उड़ते हुए लोगों को देखकर सीरियस चेहरे से मन में कहता है, लेवल 70। फिर आगे कहता है, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो अपने भाई का, है ना नेक्स्ट लेवल पर। खैर, लेकिन उन उड़ते हुए लोगों के आते ही वहां नीचे मौजूद राजकुमार तुरंत खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए दोनों हाथ फैलाकर कहता है, अंकल लियू, उसे मार डालो, उसे तुरंत ही मार डालो। फिर लिन मोयू को कहता है, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, तुम भूल गए हो क्या कि तुम कौन हो? लेकिन लिन मोयू बिना किसी बकबक के वापस हवा के झोंके के साथ अपना हाथ आत्मा वाली आग के साथ ऊपर उठाता है और पूरे फोकस के साथ सामने की ओर देखने लगता है, जो कि आग वापस जाकर उसी राजकुमार के ऊपर ही गिर पड़ती है। तो वो फिर से एक और बार आगे बढ़ते बढ़ते दर्द के मारे अपना सिर पकड़कर धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। तो इस तरह से लिन मोयू को अपने सामने ही राजकुमार के ऊपर हमला करता हुआ देखते हैं, तो वे अंकल बूम की आवाज के साथ अपनी आग से भरी हुई एनर्जी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और गुस्से में नीचे की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन तुरंत राजकुमारी वापस उन लोगों को रोकने के लिए चिल्लाकर उन अंकल को राजकुमार के बारे में बताती है। कहती है, अंकल लियू वो इसी के लायक था। तो ऐसे राजकुमारी को अपने ही भाई के खिलाफ बोलती हुई सुनते हैं, तो वे अंकल गुस्से में अपना मुक्का उठाते हैं और कहते हैं, यूर, तुम असल में एक बाहर वाले को बचाने की कोशिश कर रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, अगर वो आज शाही घराने को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है तो उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो अब कहीं पर वे अंकल सचमुच में कोई कदम उठाकर अपने विनाश की ओर आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए तुरंत राजकुमारी सभी के बीच में आकर काले पड़े हुए चेहरे में सब कुछ साफ साफ करने के लिए चिल्लाकर कहती है, ये जनरल लिन है, कुआंग शेन और बाई शेन के डिसाइपल। तो अब सिर्फ इतनी सी बात सुनकर ही वहां पर उड़ रहे सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और सभी के सभी एक साथ चौंक कर चिपके हुए खुले मुंह में कहते हैं, क्या जनरल लिन? और वे अंकल भी बिल्कुल उसी अंदाज में कहते हैं, कुआंग शेन और बाई शेन का डिसाइपल।
फिर जैसे ही सभी लोग डिटर्मिनेशन के साथ खड़े लिन मुई के बैच की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं तो उसमें मौजूद पर्पल कलर को देखकर कहते हैं, ये तो सचमुच एक पर्पल सर्जेंट बैच ही है। एक गॉड जैसा जनरल जो गॉड लेवल के वॉरियर के सामने बिल्कुल बराबरी पर खड़ा रह सकता है, और ऊपर से वो उन दोनों का डिसाइपल है। यानी हकीकत तो ऐसी थी कि हम एक गॉड जनरल पर हमला करने की कोशिश करने जा रहे थे। जिसके बाद वे सभी के सभी उड़ने वाले लोग तुरंत भीगी बिल्ली की तरह नीचे उतर आते हैं और लिन मुई के सामने एक हाथ सीने पर रखकर सिर झुकाते हैं। कहते हैं, नमस्ते जनरल लिन। फिर वे अंकल तुरंत गुस्से में नीचे पड़े हुए राजकुमार की ओर देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गॉड जनरल को ऐरा गैरा कहने की, आवारा कहने की? तुम क्या मरना चाहते हो? यहाँ तक कि खुद राजा को भी जनरल के आगे नम्रता से बात करनी होती है, तो तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे पास ना तो कोई मिलिट्री का मेरिट है और ना ही कोई योगदान। तुम्हारे पास सिर्फ एक राजकुमार होने की पहचान है बस। तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि तुम एक गॉड जनरल की बेइज्जती कर सको? तो अब ये सब सुनने के बाद वो राजकुमार बहुत बड़े शौक में पड़ जाता है और अपने घमंडी वाले चेहरे से सीधा टेंशन वाले चेहरे में गहरी सांस छोड़ते हुए पसीने के साथ धीरे से कहता है, गॉड गॉड जनरल। और तभी राजकुमारी भी बिल्कुल खराब चेहरे के साथ पीछे नीचे बैठे हुए राजकुमार की ओर देखती है और कहती है, तुम सिर्फ चीजें ज्यादा बद से बदतर बनाने के ही काबिल हो, फुटो यहाँ से। फिर उसके जाने के बाद राजकुमारी तुरंत वापस लिन मुई की ओर मुड़ती है और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करती हुई थोड़ी घबराहट के साथ दांत दबाकर कहती है, लिन मुई, तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए प्लीज मुझे माफ करना। मैं आशा करती हूँ कि तुम ये सब दिल पर नहीं लोगे। लेकिन लिन मुई ऐसे छोटे छछुंदर के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए जवाब में कहता है, फिर पूछता है, क्या तुम्हें मेरा बताया हुआ सौदा मंजूर है? तो ये बात सुनकर बिजली वाले गेट के आगे खड़ी राजकुमारी पूरे कॉन्फिडेंस वाले लुक में एक हाथ ऊपर करके कहती है, बिल्कुल मंजूर है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि तुम्हारे डंजन पार करने के मजे के बीच में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इतना सुनने के बाद लिन मुई दोनों हाथ जेब में डालकर उस बिजली की तरह कड़कते हुए डंजन गेट की सीढ़ियों पर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और गेट के आगे पहुंचकर उसके अंदर टेलीपोर्ट होने से पहले सुरक्षा के लिए अपना स्केलेटन आर्मर लगाकर तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही नजारा चेंज होकर डंजन के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर कई सारे पर्वत और लगातार बिना किसी बादल के कड़कड़ करती बिजली ही हर तरफ गिरती हुई दिखाई देती है, यहाँ तक कि जमीन पर भी रेंग रही है। और जैसे ही लिन मुई उस डंजन के अंदर चला आता है तो आते ही वहां पर मौजूद बिजली उसके ऊपर भी गिर पड़ती है, जिसकी वजह से वो भी पूरा झंझना उठता है, जो देखकर उसका दिमाग सोच में पड़ जाता है। तो थोड़ी देर के लिए लिन मुई गौर से उन आसमान में मौजूद बिजली की ओर देखता ही रहता है। फिर उन बिना बादल की बिजली के बारे में राजकुमारी से सुनी हुई बात को याद करके कहता है, डोंगफेंग याओ के बताए मुताबिक ये सभी असल में एक तरह के मॉन्स्टर है जिन्हें बिजली कहा जाता है। तभी तुरंत ही वहां उन बिजली के बीच में कई सारे बिजली से बने गोले आने लगते हैं। तो उनकी ओर देखकर लिन मुई कहता है, वे रही सभी बिजली वाली आत्माएं और बॉल बिजली। फिर उनसे निपटने के लिए लिन मुई काले पड़े हुए चेहरे में जलती हुई आंखों के साथ आगे कहता है, पिछले अनुभवों को देखते हुए अगर तुम्हें डंजन अपग्रेड करना हो तो ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को कम से कम समय में खत्म कर देना होगा। फिर कहता है, मेरा मानना है कि शाही परिवार ने भी इस तरीके को आजमाने की कोशिश की होगी, लेकिन वे पक्का उतने तेज नहीं रहे होंगे जितना मैं हूँ। इतना कहने के बाद लिन मुई स्पिरिट के फायर के साथ हाथ ऊपर उठाता है और कड़कड़ करती बिजली के नीचे एक साथ अपने पीछे कई सारे स्केलेटन को बुलाकर खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, अब जबकि ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं खुद अपने तरीके को आजमाऊंगा। जिसके बाद लिन मुई स्ट्रेट फेस में सामने की ओर देखते हुए हाथ में वुश की आवाज के साथ थेनाटोस साइट बाहर निकालता है, जिसके अंदर साइलेंटली सभी आत्मा डालते वक्त लिन मुई कहता है, तत्व से बने मॉन्स्टर के ऊपर शारीरिक हमले का असर नहीं होता है। इतना कहकर उन आत्माओं के साथ अपने उसी लेवल 50 आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा को बाहर बुलाता है, जिसके फीचर्स में साफ साफ लिखा है कि वो सभी डिफेंस को नजरअंदाज कर सकता है, शारीरिक इम्यूनिटी को भी नजरअंदाज कर सकता है और सब कुछ काट सकता है। तो उस राजा को बाहर निकालकर लिन मुई अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ कहता है,
सौभाग्य से आत्मा खाने वाला कीड़ों का राजा सभी तरह की शारीरिक इम्यूनिटी को नजरअंदाज कर सकता है। जिसके बाद लिन मोई तुरंत एक उंगली सामने की ओर पॉइंट करके ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ उस बिजली के समंदर को कुचल कर रख दो। तो लिन मोई के ऑर्डर मिलते ही लिन मोई के पास खड़ा कीड़ों का राजा और बाकी बचे स्केलेटन में से आर्चमेज के तत्व से भरे हमले शुश की आवाज करते हुए एक साथ फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आर्चमेज के हमले पहुंच सके उससे पहले तो अपना कीड़ों का राजा फुल स्पीड में सबसे पहले उन बिजली वाले गोलों के पास भी पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचकर जैसे ही जोर से आवाज लगाता हुआ चिल्लाता है तो सिर्फ उसकी आवाज से ही वहां पर मौजूद सारे गोले तुरंत टूटकर बिजली बन जाते हैं। और तभी वहां पर पीछे के पीछे ही आर्चमेज और मार्क्समैन के सभी तत्व से भरे हमले और तीर एक साथ वुश वुश करते हुए बाकी बचे सभी बिजली वाले मॉन्स्टर पर पड़ने जाते हैं। और जैसे ही बूम बूम के साथ जाकर उन बिजली से टकराते हैं तो किसी आम मॉन्स्टर की तरह ही वे भी ये हमले खाकर हिल जाते हैं। जिसके अगले ही पल लिन मोई उस छोटे से पहाड़ के ऊपर से जंप लगा लेता है और कहता है, इन्हें मैं अपने सिपाहियों के हाथ में छोड़ता हूँ। तो वहाँ पीछे सभी सिपाही वापस वुश वुश करते हुए कई सारे हमले लगातार करते ही रहते हैं, जो सभी 10 मिनट के भीतर ही वहाँ का माहौल कुछ ऐसा कर देते हैं कि अब तक ऊपर आसमान में कड़कड़ाती बिजली अब सिर्फ नीचे जमीन पर पड़ी पड़ी हल्की सी हवा के साथ रेंग रही है। और वहाँ उन सभी को अकेला छोड़कर आगे का रास्ता ढूंढने के लिए बढ़ चुके लिन मोई को अपने रास्ते पर आगे एक साथ 6 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। कहता है, बिल्कुल सही, तो फिर जैसा डोंगफेंग याओ ने कहा था बिल्कुल वैसे ही जब तुम घाटी के अंदर प्रवेश करोगे वैसे ही वहां पर सड़क में कई मोड़ आएंगे। फिर गौर से उन रास्तों की ओर गंभीरता से देखते हुए आगे कहता है, बिजली वाले मॉन्स्टर इन मोड़ वाले रास्तों पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनकी टीम हर बार वहीं पर हार जाती है। लेकिन तभी अचानक लिन मोई के दिमाग में छोटा सा बिजली का झटका होता है और कुछ समझ में आ जाता है। तो तुरंत खड़ा होकर रास्तों की ओर देखता हुआ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर 6 लोगों की टीम और रास्ते में मोड़ भी 6 है, यानी हर एक प्रोफेशन को अकेले ही एक एक रास्ता खोलने की जरूरत पड़ती है। तभी मैं सोचूं कि वे हर बार क्यों नाकामयाब हो जाते हैं। तो अब जवाब मिलने के साथ ही लिन मोई दोनों हाथ जेब में डालकर आराम से उस पहाड़ के नीचे उतरने लगता है, जिसके पीछे वहां मैदान में से यहाँ पर समन किए हुए आर्चमेज और मार्क्समैन साथ साथ चलने लगते हैं। जहां नीचे की ओर जाते हुए सामने के नजारे को देखकर लिन मोई के चेहरे पर एक खुशी का भाव है, जो स्माइल के साथ कहता है, कैसा इत्तेफाक है कि मेरे लिए ये चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इतना कहकर लिन मोई वहां उस रास्ते के बीच में खड़ा रहता है और कई सारे स्केलेटन की एक एक टुकड़ी बनाकर सभी को एक साथ अलग अलग 6 रास्तों पर भेजता है। और लिन मोई बिना किसी एक भी रास्ते को लिए वहीं पर खड़ा खड़ा सभी के काम खत्म करने का इंतजार करता रहता है। तो पूरे 10 मिनट के बाद उसके दिमाग में मौजूद मैप के सारे रास्ते साफ हो चुके दिखाई देते हैं। तो खुशी के साथ सर ऊपर करके पीछे की ओर देखता है और कहता है, बिल्कुल जैसा सोचा था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा मैंने अनुमान लगाया था। अनडेड टुकड़ियों ने रास्तों पर मौजूद सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, तो अब डंजन पक्का जल्द ही अपग्रेड हो जाएगा। तो लिन मोई के इतना कहते ही वहां पर कई सारे बूम बूम की आवाज के साथ अचानक से सारी जमीन हिलने लगती है। तो लिन मोई भी थोड़ा अपने आप को संभालते हुए उन बदलाव की ओर देखता रहता है और अगले ही पल वहां पर कई सारी कड़कड़ाती बिजली झरने के पानी की तरह ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक पूरे फोर्स के साथ बहने लगती है। और तभी लिन मोई के सामने उस बिजली के झरने के साथ ही जमीन में से एक बहुत बड़ा महल जैसा कुछ बूम की आवाज के साथ बाहर निकल आता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोई कहता है, हो गया। और तभी वहां पर बिल्कुल वैसा ही एक कड़कड़ा कर बूम करता हुआ बिजली का झटका बाहर उस डंजन के गेट पर भी होता है। तो उस डंजन गेट की ओर देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमारी एक हाथ सीने पर रखती हुई कहती है, ये अपग्रेड हो गया। तो पीछे वे अंकल कहते हैं, डंजन सचमुच अपग्रेड हो गया है। और इसी के साथ उस डंजन के अपग्रेड होने के बिजली के कड़कड़ाते झटके उस पूरे शाही महल के ऊपर भी कड़कने लगते हैं। तभी हमें वहां का राजा यानी शेंशिया एम्पायर का किंग डोंगफेंग यी देखने को मिलता है, जिसका भी ध्यान अपने महल के ऊपर कड़कड़ती हुई बिजली पर जाता है।
तो तुरंत ही वे राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस बूम बूम करते हुए डंजन गेट के आगे पहुंच जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे अचानक पीछे से राजा की आवाज सुनते ही राजकुमारी थोड़ी सी घबरा जाती है और टेंशन वाले चेहरे में देखती हुई कहती है पिताजी। फिर कहती है डंजन अपग्रेड हो गया है। तो अब राजा जी शांति से खड़े रहकर सारी बात सुनते रहते हैं और राजकुमारी वहां पर हुई सारी घटना बता देती है। तो सब कुछ सुनने के बाद राजा जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो फिर राजकुमारी को कहते हैं वादा निभाना ही चाहिए, इसलिए अभी डिवाइन जनरल लिन को अच्छे से अपने मजे करने दो। फिर राजा जी तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर पीछे खड़े उन अंकल वाली टुकड़ी की ओर मोड़ते हैं और ऑर्डर देते हुए कहते हैं और हाँ, सभी राजकुमार को कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आर्मी में भेज दो। यानी अब एक की वजह से सभी को भुगतना पड़ेगा। खैर तभी वहां उस डंजन के अंदर अब तक मौजूदा आम सी बिजली अब सरसराती हुई लाल बिजली बन जाती है और ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि अब डंजन अपग्रेड हो गया है, जिसका लेवल हेल डिफिकल्टी पर सेट कर दिया गया है। तो लिन मोयू आराम से हाथ जेब में डालकर उस महल के अंदर जाना शुरू कर देता है और जैसे जैसे उस डंजन के अंदर जाने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर मौजूद लाल बिजली की सरसराने की आवाज अब और भी ज्यादा तेज होने लगती है और वहां कई सारी बिजली के बीच में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जो नजदीक से देखने पर एक काला बॉल मालूम पड़ता है और उसके नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये बिजली का जैम है, जिसे इस्तेमाल करने पर हमेशा के लिए बिजली के खिलाफ इम्यूनिटी 50% बढ़ा देती है और चांस है कि बिजली से मिलती जुलती कोई स्किल मिल सकती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर बिना किसी से लड़े या कुछ किए पहले से ही जैम कैसे मिल गया? खैर चलो आगे पता चलेगा शायद। वहां उस सरसराती हुई बिजली के लगातार असर के बीच में लिन मोयू स्केलेटन आर्मर लगाकर आराम से उस जैम की ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है और जैसे ही उस जैम के नजदीक पहुंचता है तो बेधड़क होकर अपना हाथ उस जैम की ओर आगे बढ़ाता है। फिर जैसे ही उस जैम को हाथ में पकड़कर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तो वहां पर मौजूद बिजली सरसराने की आवाज अब और भी ज्यादा तेज हो जाती है और उसकी वजह से आसपास जमीन के अंदर गड्ढे भी पड़ जाते हैं। वो बिजली लिन मोयू के अंदर इस तरह से बहने लगती है कि उससे लिन मोयू के बाल भी खड़े हो जाते हैं, जिसके अगले ही पल अचानक अपने भाई के ऊपर लगे हुए स्केलेटन आर्मर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वहां पीछे दो बड़े काले बॉल दिखाई देते हैं और वापस उसी लाइट एलिमेंट वाले डंजन के गोल्डन पंखों की तरह ही इस बार सरसराती लाल बिजली के काले गोले से हड्डी की तरह फैली हुई लाल बिजली के साथ काले पंख में लिन मोयू उड़ने लगता है। लेकिन पता नहीं इस बार उस गोल्डन पंखों की तरह यहाँ क्या मिलेगा। लेकिन लिन मोयू गौर से उस एब्जॉर्ब होते हुए गोले की ओर देखता रहता है और कुछ ही पल में वहां पर नोटिफिकेशन आती है कि स्किल मिली, बिजली के पंख, पूरे 1 मिनट तक उड़ने की ताकत मिलती है और कूल डाउन 10 मिनट है। यानी अब आखिरकार जाकर अपने भाई को उड़ने की ताकत मिल ही गई। लेकिन देखा जाए तो उस बवंडर वाले जेम से कुछ नहीं मिला और इस बिजली वाले जेम से उड़ने की ताकत मिली। सही है। तो लिन मोयू भी उस नोटिफिकेशन की ओर देखते हुए स्माइल के साथ कहता है हालांकि ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ही है, लेकिन आखिरकार अब मैं उड़ सकता हूँ। जिसके बाद लिन मोयू तुरंत नीचे जमीन पर आकर अपनी बड़ी बड़ी दोनों पंखे फैलाकर नीचे बैठता है और एक हाथ जमीन पर रखकर जैसे किसी सुपर कार की रेस शुरू होने वाली हो वैसे व्रूम व्रूम की जगह और भी ज्यादा सर सर करती हुई बिजली के साथ कहता है बस अभी तक ये नहीं पता कि इसकी स्पीड कितनी होने वाली है। जिसके अगले ही पल उस जगह पर सिर्फ एक बूम की आवाज सुनाई देती है और कुछ धूल उड़ने के साथ लिन मोयू वहां से गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो वहां पर उस बूम के साथ लिन मोयू दूर आसमान में भी पहुंच गया है, जो नीचे जमीन की ओर देखते हुए आश्चर्य के साथ कहता है इतना तेज, ये स्पीड तो ऐसी लग रही है जैसे सीधा टेलीपोर्ट होकर आ गया हो। और फिर वुश वुश करता हुआ लिन मोयू इतनी तेजी से उड़ता है कि सिर्फ उसके जाने के रास्ते में लाल बिजली की निशानी ही रह जाती है और लिन मोयू कहता है अब अगली बारी है क्रिस्टल फ्रेगमेंट हासिल करने की और उसके अलावा चाबी और जगाने के लिए इस्तेमाल करने की चीज। लेकिन तभी अचानक लिन मोयू के पीछे से एक लाल लाल तपता हुआ पत्थर उन्हीं बिजली की तरह ही सरसराहट की आवाज के साथ फुल स्पीड में आता है, इसीलिए वो बिना भनक लगे इतनी नजदीक तक पहुंच जाता है। तो उसे देखकर लिन मोयू थोड़ा सा चौंक जाता है,
लेकिन अगले ही पल अपनी ताकतवर पंखों का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड में उस पत्थर के रास्ते से दूर हो जाता है। तो वो पत्थर वुश की आवाज के साथ पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे कोई रेसिंग कार गुजर गई हो, और उस पत्थर के आने की दिशा में देखता है तो वहां किसी दीवार पर लटका हुआ एक बड़ा सा बंदर दिखाई देता है जो लिन मोयू की ओर देखकर गुर्रा रहा है। यानी यहाँ पर बॉस जेम इस्तेमाल कर लेने के बाद आया है। यहाँ पर चल क्या रहा है? खैर, नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये लाइटनिंग ऐप है हेल लेवल का बॉस, जिसका लेवल 40 है। यानी लेवल 45 डंजन में बॉस का लेवल 40 है। फिर आगे उसकी स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन 60,000, एजिलिटी 40,000 और स्पिरिट 10,000। स्किल है अपने भाई की तरह ही लाइटनिंग विंग, और उसके अलावा थंडर जायंट पाम। ट्रेट में लिखा है कि बिजली वाले तत्व और शारीरिक हमले में 50% की कमी, स्पीड और वाइटलिटी इनहेंस हो जाती है। तो अब वो बंदर लिन मोयू से लड़ने के लिए गुस्से में उसकी ओर देखकर जोर से दहाड़ने लगता है, और फिर अगले ही पल फुल स्पीड में जाकर लिन मोयू पर बड़े से धड़ाम के साथ अपनी बिजली की तरह तेज और ताकतवर पंजे से वार कर देता है। लेकिन लिन मोयू भी अपनी पंखों का इस्तेमाल करते हुए उसके रास्ते से दूर होकर अपने आप को बचा लेता है, जिसके बाद तुरंत ही लिन मोयू अपने इतने करीब मौजूद उस तेज पंखों वाले बंदर को रोकने के लिए एक हाथ आगे करके उस पर स्लो कर्स का इस्तेमाल कर लेता है। उसकी वजह से क्लैंग क्लैंग करती हुई जंजीरें जाकर उस बंदर पर लिपट जाती है, और अब उन जंजीरों की असर के नीचे वो बंदर बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, तो चिल्लाने लगता है, और उसके ऊपर अपनी लाल खोपड़ी की असर भी लग जाती है। तो अब अगले ही पल सोल लॉक के साथ कई सारे तीर और अपने आर्च मेज का एलिमेंट बस्ट वाला हमला आगे बढ़ने लगता है। लेकिन लगता है लड़ाई के मजे में सिस्टम गलती से उसे कोल्प्स एक्सप्लोजन दिखा रही है। खैर, तो जैसे ही वे सभी तीर और सभी तत्वों से भरे हुए हमले एक साथ जाकर बूम बूम करते हुए बंधे पड़े एप बंदर पर पड़ते हैं, तो वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके अगले ही पल लिन मोयू हाथ में आत्मा वाली आग जलाता है और उस एप की ओर देखकर कहता है, जाओ नीचे जाओ ताकि मेरे वॉरियर तुम्हारा खेल खत्म कर सके। इतना कहकर जैसे ही तेज हवा और सांप की तरफ फुफकारती हुई आग आगे भेजता है, तो वो जाकर एप के सर पर लिपट जाती है। जिसके अगले ही पल वो एप अपनी ताकत गवाकर तुरंत बिजली के साथ नीचे जमीन पर धड़ाम की आवाज करता हुआ गिर पड़ता है, और वहीं पर अपने हथियार की क्लैंग क्लैंग की आवाज के साथ खातिरदारी करने के लिए तैयार खड़े बर्जर्क वॉरियर स्वागत करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही सभी बर्जर्क वॉरियर एक साथ धम धम करके चलते हैं, तो उनके पैरों की आवाज से जमीन भी हिलने लगती है, और जैसे ही वे सभी बर्जर्क स्ट्राइक का इस्तेमाल करके हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो एप भी जमीन पर लेटा हुआ पड़ा रहता है, जैसे शायद कुछ करना नहीं चाहता या फिर कर नहीं सकता। तो वहाँ उस एप की ओर देखकर खुद लिन मोयू भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है, बॉस ने मुझ पर पहले से ही हमला क्यों नहीं किया, बल्कि उसने मुझे पहले वो लाइटनिंग जेम हासिल कर लेने दिया। इतना कहने पर अचानक लिन मोयू को दिमाग में कुछ बात आती है, तो तुरंत आंखें पीछे ऊपर की ओर ले जाता हुआ चौंक कर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? इतना कहकर अगले ही पल लिन मोयू अपनी पंखों का समय समाप्त हो जाए उससे पहले किसी जगह की ओर जाने के लिए सरसर करती हुई बिजली के साथ इतनी तेजी से उड़ता है कि वहां से तुरंत गायब होने लगता है, और तुरंत ही किसी पत्थरों से घिरी हुई जगह पर पहुंच जाता है, जिसके बीच में लाल एनर्जी में लिपटी हुई कुछ घास मौजूद है। उसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये इलेक्ट्रिक घास है जो कि लाइटनिंग गॉड को जगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ अजीब ही चल रहा है। वहाँ मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं और इनाम पहले से ही मिल रहे हैं। खैर, तो लिन मोयू तुरंत उस घास को उठाकर अपने पंखों का टाइम खत्म होने से पहले ही वापस लौट आता है और कहता है, अब तो जगाने की चीज भी मिल गई, बस अब सिर्फ चाबी ही बाकी बची है। तभी उतने में ही लिन मोयू के पंख का समय समाप्त हो जाता है और सामने की ओर देखते हुए पता चलता है कि वो ऐप भी मारा जा चुका है, जिसके मरते ही नोटिफिकेशन आती है कि 28,20,000 एक्सपीरियंस मिला और 4 लाइटनिंग क्रिस्टल फ्रेगमेंट मिले, जिनके 5 टुकड़े इकट्ठा करके एक लाइटनिंग क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो ये नज़ारा देखकर लिन मोयू कहता है, बिल्कुल सही है, इस साइड भी काम खत्म हो गया है अब। लेकिन तभी अचानक बिना कोस्ट एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किए उस एप की लाश में से कई सारी कड़कड़ाती बिजली का गोला बहुत सारी लाइट के साथ बहुत बड़ा होने लगता है। तो ये देखकर लिन मोयू कहता है, अरे नहीं, एक मिनट रुको,
लेकिन तुरंत इतना बड़ा धमाका होता है कि आसपास मौजूद सभी बर्जर्क वॉरियर उसकी वजह से हवा में उड़ जाते हैं और लिन मोयू भी अपने आप को उससे बचाने के लिए तुरंत स्केलेटन आर्मर लगाकर हाथ आगे करके खड़ा हो जाता है। तभी लिन मोयू को उस धमाके के अंदर कुछ नजर आने लगता है, तो उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है और आश्चर्य में कहता है, वो तो। तभी वहां पर दिखाई देता है कि जहां पर उस एप का शरीर ब्लास्ट हुआ था वहां पर एक तलवार मौजूद है, लेकिन ये तलवार जैसे खुद पूरी बिजली से बनी हुई हो वैसे खतरनाक कड़ाके करती बिजली उसके आसपास घूमने लगती है। तो अब लिन मोयू धीरे धीरे करके उस खतरनाक बिजली से भरी तलवार की ओर स्केलेटन आर्मर के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। तो जैसे ही लिन मोयू उस तलवार के नजदीक पहुंचता है तो वो आसपास घूमती हुई बिजली लिन मोयू पर भी असर करने जाती है। तो लिन मोयू थोड़ी देर के लिए उसको देखता रहता है, फिर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ सर कसकर उस तलवार को पकड़ता है। तो वो बिजली लिन मोयू को स्केलेटन आर्मर की वजह से चोट तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उसकी वजह से लिन मोयू के बाल खड़े होने लगते हैं। और जैसे ही लिन मोयू उस तलवार को जमीन में से बाहर निकाल देता है तो तुरंत वहां पर जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और अंधा कर दे इतनी तेज रोशनी के साथ हर तरफ बिजली ही बिजली फैल जाती है। और तभी उस लाइट के अंदर दिखाई देता है एक येलो बिजली से भरा हुआ लंबी दाढ़ी और बाल वाला आदमी, जिसके हाथ में एक एनर्जी से बनी हुई तलवार मौजूद है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो एक देवता है। फिर गौर से देखकर पहचानने की कोशिश करता है और कहता है, बिजली का देवता। लेकिन तभी उस प्रोजेक्शन के अंदर जलती हुई नीली आग के साथ पंख फड़फड़ाता वही डेसोलेट बीस्ट किंग गुस्से में दांत दिखाकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर तो अपने गॉड बाय सन की मास्टर और मैंग अनवेन भी तुरंत भाग निकले थे। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो वीरान जगह के जानवरों का राजा है, एक ऐसा अस्तित्व जिसके सामने मेरे मास्टर और मैंग अनवेन भी कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहां पर उस प्रोजेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो वीरान जगह के जानवरों का राजा और ये बिजली के देवता आमने सामने एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, जिसमें बिजली के देवता कड़ाके की बिजली के साथ अपनी पूरी बिजली से भरी हुई तलवार उस किंग पर हमला करने के लिए उठाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखना ये है कि ये दोनों लड़ाई कर किस वजह से रहे हैं, इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है और किसकी जीत होगी। अगर बिजली के देवता जीतते हैं तो वो किंग अभी भी उस जगह पर कैसे मौजूद था, और अगर वो किंग जीतता है तो उन बिजली के देवता के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ इस डंजन के अंदर सब कुछ ऐसे आगे पीछे क्यों चल रहा है। क्यों ये तलवार यहाँ पर एप के शरीर से बाहर निकली और उसको छूते ही ये प्रोजेक्शन क्यों दिखाई देने लगा है। फिर लिन मोयू यहाँ इस डंजन का काम खत्म करके उसे कुछ और बार पार करने के बाद उस लाइब्रेरी में जाएगा, तो वहां पर उसे कौन कौन से छुपे हुए राज के बारे में पता चलेगा, और फिर उससे आगे लिन मोयू कहाँ जाएगा और क्या करेगा, वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।